नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का 9th चैप्टर जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। सो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें इस चैप्टर के जो अधिकांश टॉपिक है वो मैं आपको समझा चुका हूं। तो आप लोगों ने अगर उन दोनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ली। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज ये थर्ड पार्ट की वीडियो है। जो भी एनसीईआरटी बुक से आपके 2 या 3 टॉपिक ऐसे थे जो बच गए थे, समझाने बाकी रह गए थे, तो उसको मैं समझाने वाला हूं। और इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आपका ये जो 9 चैप्टर है वो इस बार खत्म हो जाएगा फिर। सो यार, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को बस देख लेते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है कपास की कटाई और बुनाई। तो एनिमेशन के माध्यम से आपको मैं चीज़ें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पीडीएफ के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक से पीडीएफ बनाए हैं, वहाँ से आपको समझाऊंगा। तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है, लेकिन बस आप वीडियो को एंड तक देखें। तो देखिए, जब हम कपास की कटाई की बात करते हैं, कपास की जब हम बात करते हैं, तो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन हमेशा से ही क्या करता था, मतलब ऊन के कपड़े बुना करता था, ठीक है। शुरू से वो क्या कर रहा है, ब्रिटेन ऊन के कपड़े बुना करता था। अब ऊन के कपड़े बुनने के लिए क्या चाहिए भाई, आपको कपास की जरूरत पड़ेगी, है ना, कपास की जरूरत पड़ेगी। तो ब्रिटेन 17वीं सदी से क्या करता था, भारत से कपास का आयात करता था, ठीक है। सूत के जो कपड़े हैं उसकी गांठों का आयात किया करता था। लेकिन जब इंग्लैंड ने भारत पर कब्जा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दिया, तो जो कच्चा कपास है, ठीक है, कच्चा माल के रूप में कपासों का क्या करना स्टार्ट कर दिया, आयात करना स्टार्ट कर दिया, कपास का आयात करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटेन ने। और उन्हीं फिर कपास से कपड़े वगैरह बुनकर और फिर भारत को ही बेचा करता था, ठीक है। तो ये तरीके अपनाने शुरू कर दिए। लेकिन शुरू में इतना आसान नहीं था। एक तरीके से मतलब कपड़े बनाना, कपड़े बुनना बहुत ही कठिन काम माना जाता था। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है कि 18वीं सदी के आरंभ में कताई का काम इतनी धीमी गति से मतलब किया जाता था कि अगर मान लो कि एक बुनकर है, ठीक है, एक बुनकर है, अगर उसको मतलब धागा काटने की जरूरत, मतलब धागा की जरूरत है, तो 10 धागा काटने वाले लोग मिलकर भी एक बुनकर की धागे की पूर्ति नहीं कर पाते थे। एक बुनकर अगर जो कपड़े को बुन रहा है और उसको धागे की जरूरत है, तो 10 धागा काटने वाले या 10 धागा बनाने वाले लोग भी उसके धागे की पूर्ति नहीं कर पाते थे। जिस कारण क्या था, उस समय एक तरीके से कपड़ों की जो सूती कपड़े की जो बुनाई थी वो बहुत ही स्लो होती थी, बहुत ही धीमी गति से होती थी। अगर आप नीचे इस लाइन को अगर आप पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को, तो इसमें आपको यही बता रखा है कि काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से कपड़ों का निर्माण, सूती वस्त्र का निर्माण हो पाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में कुछ आविष्कार हुए, कुछ ऐसे मशीनों का आविष्कार हुआ जिससे क्या हुआ, अब ऊनी वस्त्र का निर्माण, कपड़ों का निर्माण तेज गति से होने लग गया। तो हम उसी की बात कर लेते हैं, ऐसे कौन कौन से मशीन बनाए गए थे। यहाँ पे सभी मशीनों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। इसमें से आपको समझना है, सबसे पहले उड़नतुरी करघे, ठीक है, फ्लाइंग शटल लूम की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। उड़नतुरी करघे हम बोलते हैं हिंदी में इसको। तो इसका आविष्कार जो किया था जॉन के ने किया था। किसने बनाया इस मशीन को, जॉन के ने बनाया था। और कब बनाया था, तो 1733 में इस मशीन का आविष्कार किया गया था। अब इस मशीन का यूज क्या था कि इस मशीन से ज़्यादा चौड़ा कपड़ा बनाया जा सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो चौड़ा कपड़ा है, कपड़े की चौड़ाई को अब क्या किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था, मतलब चौड़े कपड़े का निर्माण इससे हो सकता था। इसका ये फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ कि भाई चौड़ा कपड़ा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धागे की जरूरत होगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा धागा चाहिए। अब वो धागा कैसे बनेगा, तो आगे हम बात करेंगे। कुछ और ऐसे मशीन बनाएगा जिससे कि धागे को बनाने में भी ज़्यादा मतलब आसानी मिली। अब इसमें अगला हम बात करेंगे जेम्स हरगिव्ज की बात करेंगे हम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक मशीन बनाई, कताई मशीन बनाई थी, या स्पिनिंग जेनी नाम का एक मशीन बनाया, कताई मशीन इन्होंने बनाई थी। तो इस मशीन का इस्तेमाल क्या था दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल ये था कि एक अकेला व्यक्ति बहुत सारे धागे काट सकता था, धागे की कताई आसानी से कर सकता था, ठीक है। अब जो बुनकर थे, बुनकर को भाई इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जो कपड़े बुनते थे उनको तेज़ी से क्या हुआ, धागे मिलने लग गए। अब ऊपर समस्या क्या थी कि भाई अगर चौड़ा कपड़ा बनाना है तो धागा चाहिए। अब धागा बनाने की मशीन किसने बना दी, कताई मशीन किसने बना दी, जेम्स हरगिव्ज ने बना दी, ठीक है। कब बनाई थी, 1765 में इसका निर्माण किया गया था। अब ज़्यादा तेज गति से धागे मिलने लग गए, तो भाई इससे क्या हुआ, कपड़े के बुनाई की प्रक्रिया में और ज़्यादा तेजी आई। अब आगे हम बात करेंगे रिचर्ड आर्कराइट का, ठीक है। रिचर्ड आर्कराइट ने क्या बनाया था, वाटर फ्रेम बनाया। वाटर फ्रेम एक मशीन था। अब कब बनाया गया था उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 1769 में बनाया गया था ये मशीन,
ठीक है। और इससे क्या था कि बहुत ज़्यादा मजबूत धागा बनाया जा सकता था, ठीक है। मजबूत धागा बनाने के काम आता था ये मशीन कौन सा, वाटर फ्रेम नामक जो मशीन था, उससे और ज़्यादा मजबूत धागे का निर्माण हो सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा मशीन रहेगा आपका म्यूल। चौथा मशीन का नाम क्या है, म्यूल, ठीक है। बनाया किसने था, सैमुअल क्रॉम्पटन ने इस मशीन का निर्माण किया था। 1779 में ये मशीन बनाया गया था, किसके द्वारा, सैमुअल क्रॉम्पटन, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया था ये मशीन। अब इसका इस्तेमाल क्या था, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इससे कटा हुआ जो धागा होता था, ठीक है, इसका भी एक और एक फ़ायदा ये था कि इससे कटा हुआ जो धागा था वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही बढ़िया होता था, ठीक है। ये 4 ऐसे मशीन है जिससे क्या हुआ, मतलब वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में क्रांति आ गई। बहुत तेज गति से वस्त्र का निर्माण, सूती वस्त्र का निर्माण होने लग गया। और जो सूती मतलब कपास वगैरह का जो सूती वस्त्र का आया दूसरे देशों से करता था, लेकिन अब ब्रिटेन ने खुद ही सूती वस्त्र का निर्माण करना शुरू कर दिया और दूसरे देशों को उसने मतलब एक तरीके से इन चीज़ों का निर्यात करना भी शुरू कर दिया। तो ये मतलब इसका योगदान औद्योगिक क्रांति के समय विशेष योगदान इन मशीनों का रहा था। ये 4 मशीन है, इसका नाम आप याद कर ले और इसको लिख के देखना पड़ेगा भाई, नाम थोड़े कठिन है और जो आविष्कारक है उनके नाम भी थोड़े कठिन है। तो आपको क्या करना होगा, इनके नाम एक बार आपको लिख के देखने होंगे, जब जाके आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। दोस्तों अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो है भाप की शक्ति, ठीक है। भाप की शक्ति का इस्तेमाल कैसे हुआ, आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति के समय नवीन वैज्ञानिक आविष्कार किए जा रहे थे और उस समय भाप की शक्ति का भी इस्तेमाल बखूबी अच्छे तरीके से किया गया था। तो आपको पता है कि लोगों को पता तो था भाई, इस बात का पता था कि जो मतलब जल है एक तरीके से शक्ति का एक मतलब एक अच्छा साधन माना जाता था, है ना। जल से जो भाप उत्पन्न होगा वो शक्ति का अच्छा साधन माना जाता था, लेकिन उसका इस्तेमाल उतने अच्छे ढंग से नहीं किया जा पा रहा था, ठीक है। अब धीरे धीरे वैज्ञानिकों को ये पता लगने लग गया कि भाई जो भाप की शक्ति है ऊर्जा का एक अच्छा साधन है, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भाप की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब देखिए इस संदर्भ में जो सबसे पहले व्यक्ति आएंगे, थॉमस सेनवरी का नाम आपको याद करना पड़ेगा भाई। क्या नाम बोला मैंने, थॉमस सेनवरी, ठीक है। भाप से चलने वाली जो सबसे पहली मतलब एक तरीके से इंजन का जो मॉडल बनाया था वो थॉमस सेनवरी ने ही बनाया था। और कौन सा इंजन बनाया था, माइनर्स फ्रेंड, ठीक है। माइनर्स फ्रेंड में मतलब खनन मित्र, कोयले की खदान में इसका इस्तेमाल होता था। तो मतलब कोयले की खदान से पानी को बाहर निकालने के लिए, किसको बाहर निकालने के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए 1698 में खनन मित्र नाम का ये जो भाप का इंजन का जो मॉडल है वो थॉमस सेनवरी ने बनाया था। लेकिन ये छिछली गहराई, मतलब गहराई में क्या होता था, जो छिछली गहराई होती थी, ठीक है, तो उस छिछली गहराई में क्या था कि ये बहुत ही धीमे गति से काम करता था और कई बार मतलब इसका जो वाष्प यंत्र था, वास्तविक जो मतलब वाष्प यंत्र एक तरीके से मान लो, तो वो क्या होता था, बार बार फट जाया करता था। तो इसकी एक कमी थी इस मॉडल की कि ये गहराई में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता था। उसके बाद एक और भाप का जो इंजन बनाया गया था वो 1712 में बनाया गया था, किसके द्वारा, थॉमस न्यूकॉमन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, थॉमस न्यूकॉमन के द्वारा बनाया गया था। और इसकी अगर बात करें तो मतलब ये ज़्यादा गहराई में जाते ही मतलब इसका जो इंजन था वो ठंडा हो जाता था, ठीक है। इसकी भी ये कमी थी और इसकी ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल फिर वहाँ पे नहीं हो पाता था, ठीक है। तो दूसरा मॉडल किसने बनाया, थॉमस न्यूकॉमन ने भाप के इंजन का मॉडल बनाया था। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि भाई तो भाप के इंजन का जो सबसे बखूबी इस्तेमाल करने का जो तरीका ढूंढ निकाला था वो एक तरीके से जेम्स वॉट ने निकाला था, ठीक है। जेम्स वॉट ने 1769 के आसपास एक ऐसा इंजन बना दिया, मतलब भाप का एक ऐसा इंजन बनाया जिससे कि बहुत ज़्यादा आसानी से उसको मतलब काम में लाया जा सकता था। और इसका इस्तेमाल कारखाने में अनेक प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए, मशीनों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो जेम्स वॉट के जो भाप के इंजन था, मतलब भाप से जो इंजन चलने वाली जो मशीन बनाई उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये 3 नाम आप भाप के इंजन में, आप भाप की शक्ति में आप बता देंगे, बहुत हो जाएगा, काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई नाम है भी नहीं, इसमें 3 ही नाम है। एक तो आपको मैंने बताया, सबसे पहला नाम आपको मैंने बताया था थॉमस सेनवरी का, है ना, थॉमस सेनवरी। उसके बाद दूसरा नाम आपको मैंने बताया थॉमस न्यूकॉमन का, और उसके बाद जेम्स वॉट का नाम आप बताएंगे भाप के इंजन, भाप की शक्ति मतलब भाप की शक्ति के इस्तेमाल में आपको ये 3 नाम ही बताने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है नहरें और रेल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये नहरें और रेल। में आपको बता दूं इसमें क्या बताना है। आपको पता है कि आपको पता है कि ब्रिटेन में परिवहन का एक सबसे बढ़िया जो साधन माना जाता था वो एक तो नहरें, है ना, जल मार्ग और रेल मार्ग माना जाता था।
और देखिए दोस्तों, वहाँ पे क्या था कि कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए ज़्यादातर सड़क मार्ग का इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि सड़क मार्ग बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो इसलिए उस समय सड़क मार्ग के बजाय कोयले को नहरों के माध्यम से लेके जाया जाता था। नहर आप समझते होंगे, है ना, एक तरीके से बहुत लंबी नदी तो अलग होता है, नदी से ही कनेक्शन जुड़ा होता है नहरों का। तो ये बहुत सारे शहरों को जोड़ते हैं, नगर बहुत सारे गांव या बहुत सारे शहर को ये नहर आपस में जोड़ते थे। तो उस समय क्या था कि कोयले को ले जाने के लिए कहीं ना कहीं नहर मार्ग का ही इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये एक सस्ता साधन भी था। क्योंकि कोयला आपको पता है बहुत ज़्यादा वजनदार होता है ना, बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो इसके भार के कारण क्या था कि एक तरीके से इसको नहर मार्ग के माध्यम से ही ले जाना ज़्यादा पसंद किया जाता था, क्योंकि नहर मार्ग काफ़ी ज़्यादा सस्ता साधन माना जाता था और इसमें समय की भी बचत हो जाती थी। ये चीज़ आप याद रखिए। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में जो सबसे पहली जो नहर बनाई गई थी, सबसे पहली नहर जो बनाई गई थी वो वर्सली कैनाल थी। ठीक है, क्या नाम था नहर का? वर्सली कैनाल। और कब बनाया गया था? 1761 में इस नहर का निर्माण किया गया था। और किसने बनाया था? तो नाम भी याद रखिए, जेम्स ब्रिडली ने इस नहर का निर्माण किया था। कौन सा नहर था? वर्सली कैनाल था। कब बना था? 1761 में बना था। किसने बनाया था? जेम्स ब्रिडली ने इस नहर का निर्माण किया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखो, ये नहर बनाए क्यों जाते थे? नहर जमींदार अपने ज़मीनों से, ठीक है, अपने गांव के ज़मीनों से एक तरीके से नहर को निकलवाते थे, नहर को बनवाते थे। इसके पीछे का मेन कारण ये था कि भाई नहर बनने से क्या होता था, उस ज़मीन की जो कीमत थी, ठीक है, मूल्य में क्या हो जाती थी? वृद्धि हो जाती थी। ठीक है, मूल्य बढ़ जाता था उस ज़मीन की या उसके आसपास के जो इलाके हैं उसकी कीमत बढ़ जाती थी एकदम से। और एक तरीके से नहर जो थी एक तरीके से शहरों को जोड़ते थे, है ना, बाजार को जोड़ा करते थे। तो एक तरीके से बहुत सारे नगर जो थे वो नहरों के आसपास ही विकसित हो जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं इस कारण नहरों के निर्माण को जमींदार वगैरह जो थे वो बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे। दोस्तों, अब हम रेलवे की बात करते हैं। नहर की बात तो हो गई, रेलवे की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये औद्योगिकरण में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहायता प्रदान किया तो रेलवे ने ही किया था, है ना। अब रेलवे के जो सबसे पहला जो इंजन बनाया गया था वो रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा बनाया गया था, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो भी बता रखा है। तो इसका नाम उन्होंने दिया था फुकारने वाला दानव। फुकारने वाला दानव इस रेलवे मतलब रेल इंजन का नाम उन्होंने दिया था। और फम्बिंग डेविल इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यह जो इंजन था जो मतलब एक तरीके से रिचर्ड ड्रेविथिक ने बनाया था, इसका इस्तेमाल एक तरीके से जो ट्रक होते थे, ठीक है, ट्रक को एक तरीके से खदानों तक खींच कर ले जाने के लिए, खदानों के चारों तरफ खींच कर ले जाने के लिए क्या करते थे, इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये आवाज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। ठीक है, ये इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालता था। उसके बाद अगला जो इंजन बनाया गया था जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और सबसे अच्छा माना जाता है वो है जॉर्ज स्टीफेंसन का। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या किया था, 1814 में रेल का इंजन बनाया। इसको कहते थे वल्चर। क्या कहा जाता था? वल्चर कहा जाता था। और इसके अलावा इंग्लैंड में जो सबसे पहला जो रेल मार्ग जो बिछाया गया था वो 1825 में बिछाया गया था। कहाँ से कहाँ तक, कौन से दो शहरों को जोड़ता था? तो स्कॉटन, ठीक है, स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच में ये एक तरीके से रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये जो रेल मार्ग था वो 9 मील लंबा था रेल मार्ग। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो 1830 के दशक के बाद क्या हुआ? 1830 के दशक के बाद नहर परिवहन का में बहुत सारी समस्याएं आने लगी। नहर के माध्यम से मतलब व्यापार करने में, चीज़ों को लाने ले जाने में बहुत सारी समस्याएं आने लग गई। क्योंकि कई बार क्या होता था, भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ जाती थी, है ना। इसके अलावा कई बार क्या होता था भाई, सूखा ही पड़ जाता था, बाढ़ आ गया या फिर सूखा पड़ गया, तो उस समय नहर मार्ग का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। तो उस समय सबसे बढ़िया जो सुविधाजनक जो परिवहन का साधन माना जाता था वो रेल मार्ग को ही माना जाता था। तो रेल मार्ग का इस्तेमाल उस समय किया जाता था। सो दोस्तों, ये आपका इसमें ये सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, ये 3 टॉपिक ही आपको इस वीडियो में समझाने थे जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और यार वीडियो को आप लोग यार शेयर कर दिया करो। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों की यार वीडियो को शेयर नहीं करते हो। अपने दोस्तों को बताओ यार इस चैनल के बारे में, वो भी अपने चैनल मतलब इस चैनल से अपना स्टडी कर सके। तो आप लोग यार वीडियो को शेयर करो। ठीक है, वीडियो के लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के ग्रुप में। और एक कमेंट भी डाल दिया करो। एक तो कमेंट कम से कम यार आप कर ही सकते हो, है कि नहीं।
एक कमेंट डाल दो, जो भी आपको अच्छा, जो भी कमेंट आप करना चाहते हो एक कमेंट डाल दिया करो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।